In the previous lecture, we have discussed about the first law of thermodynamics. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने किया था. देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बेस्ड कुछ इनकी कुछ एप्लीकेशंस थी थर्मोडायनेमिक्स की, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, जिसको हमने डिफरेंट डिफरेंट थर्मोडायनेमिकल जो प्रोसेस थे उसमें इसकी एप्लीकेशन को यूज करते हुए ये देखा था कि जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास प्रोसेसेस हैं वो कैसे चेंज होंगे विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ दैट इज गिवन एज dq इज इक्वल टू du प्लस dw. ये आपके पास फर्स्ट लॉ था कि whatever amount of heat we are giving to a system, that amount of heat is used in two ways. One, some part of this heat energy is used to increase its kinetic energy, matlab sorry not kinetic energy, in nutshell we can say internal energy, because kinetic energy is a part of internal energy. तो इस हीट का कुछ अमाउंट तो इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में यूज हो जाएगा, एंड सम पार्ट ऑफ दिस हीट वुड बी यूज्ड एज डूइंग वर्क डन. ठीक है, सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा है उसमें कुछ पार्ट dw में यूज हो जाएगा. देन लिमिटेशंस आज हमें करनी है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की. तो लिमिटेशंस आप एक बार देख लीजिए. लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो क्या होंगी? तो देखिए फर्स्ट जो लिमिटेशन है थर्मोडायनेमिक्स की वो ये है कि वी नो हीट है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हमेशा क्या होती है? ट्रांसफर होती है. वी नो दैट heat always transfers from a body which is at higher temperature to a body at a low temperature, we can say कि जो कोल्ड बॉडी है मतलब उसका टेम्परेचर लो है तो हीट हमेशा हॉट से कोल्ड की तरफ जाएगी. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थे, उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि व्हाई हीट डज नॉट ट्रांसफर्स फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू द हॉट बॉडी. इस बात पे जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था वो साइलेंट था. इस बारे में बिल्कुल डिस्कशन नहीं हुआ कि व्हाई हीट डजंट ट्रांसफर्स इन रिवर्स डायरेक्शन. रिवर्स डायरेक्शन में हीट का ट्रांसफर क्यों नहीं होता है? सपोज कीजिए अगर हम एक एग्जांपल लें, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में जो हीट का एग्जांपल है उसकी बात कर रही हूं मैं. सपोज आपके पास आइस है, आइस के कुछ छोटे छोटे पीसेस है, कुछ आइस को आपने अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोल्ड करा दिया. तो आपको पता है जब ये आइस के पीसेस ऊपर से सरफेस के ऊपर पहुंच रहे हैं, अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ये जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है. आप सबको पता है बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस. यही होता है कि एयर रेजिस्टेंस की वजह से ये जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, बिकॉज इस आइस को इतना टेम्परेचर मिल जाता है इसके मॉलिक्यूल्स को कि वो अपनी स्टेट चेंज कर ले अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, याद रखो. लेकिन जब हम वाटर को थ्रो करते हैं कौन सी डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये जो वाटर है वो आइस में चेंज नहीं हो रहा. समझ रहे हो बात को? ये वही है जो मैं यहाँ पे बोल रही थी कि हीट ट्रांसफर्स फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी. मतलब वो बॉडी जो हायर टेम्परेचर पे है वहां से हीट ट्रांसफर होगी टू द बॉडी विच इज एट लोअर टेम्परेचर. ओके डन, नो प्रॉब्लम. But why heat does not transfer from cold body to hot body, this was not explained by the first law of thermodynamics. इसका एग्जांपल हम ये ले सकते हैं आइस का कि सपोज आइस आप अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हो, तो एयर के रेजिस्टेंस की वजह से ये आइस जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? वाटर के अंदर. लेकिन जब हम वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं तो ये जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट नहीं होता. ऐसा क्यों? दिस वाज नॉट अगेन एक्सप्लेन्ड बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. समझ गए होगे? दूसरा आप इसी का एग्जांपल अगर ले तो ये है कि जब एक बुलेट, ठीक है, बुलेट स्ट्राइक करती है किसी टारगेट को, तो जब बुलेट मूव कर रही है टुवर्ड्स द टारगेट विद अ वेरी हाई स्पीड, दैट मींस इस केस में इसके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी इस बुलेट की टारगेट को जब हिट करती है तो किस में चेंज हो जाती है? हीट एनर्जी में. यही हो रहा है.
मतलब वहां पे हीट क्रिएट हो जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी वी कैन से हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी और वी कैन से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। लेकिन जो हीट एनर्जी डेवलप यहाँ पे हुई वो वापस जो है वो बुलेट की मैकेनिकल एनर्जी में चेंज नहीं हो रही। ऐसा क्यों? तो इसके बारे में जो रिवर्स डायरेक्शन में जो प्रोसेस होना चाहिए दैट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। होप आप समझ रहे हो। ये पॉइंट क्लियर है ना? कोई ऐसा जिसको ना समझ आया हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कि रिवर्स डायरेक्शन में जो प्रोसेस होना चाहिए दैट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये इनकी सबसे मेन हम बोल सकते हैं कि ड्रॉबैक थी। सेकंड, अगर फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स की सेकंड लिमिटेशन के बारे में बात करें तो वो ये थी कि हम हमेशा देखते हैं कि जो हीट है वो कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में। सपोज हम इंजन की बात करें, जो आपके पास इंजन सभी हम बात करेंगे कार्नोट साइकिल के अंदर, कार्नोट थ्योरम के अंदर। सपोज एक हीट इंजन है, उसको हम हीट दे रहे हैं, स्टीम इंजन को हम स्टीम दे रहे हैं, डीजल इंजन को हम मतलब जो फ्यूल है उसके वेपर्स प्लस एयर वैसा कुछ मिक्सचर हम उसको दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हीट जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। बट अगेन कोई भी ऐसा इंजन नहीं है जो वापस से मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दे, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। ये अभी आप हीट इंजन जब समझोगे तब आप देखोगे कि रिवर्स डायरेक्शन में यहाँ पे भी प्रोसेस वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड चीज, हम अभी हीट इंजन के बारे में बात करेंगे कि एक होता है सोर्स और एक होता है सिंक। जो हीट का ट्रांसफर होता है वो होता है मेनली इंजन्स के अंदर सोर्स टू द सिंक। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने इस बारे में भी कुछ नहीं बताया कि सोर्स ऑफ हीट क्या होना चाहिए। सोर्स ऑफ हीट कैसा होना चाहिए, हॉट बॉडी होना चाहिए या फिर कोल्ड बॉडी होना चाहिए। समझ गए कि हीट ट्रांसफर तो होती है हॉट से सिंक, सोर्स से सिंक की तरफ, लेकिन ये जो सोर्स है वो कैसा होना चाहिए, आइदर अ हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी। मतलब जो सोर्स है उसका टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होना चाहिए या लो टेम्परेचर होना चाहिए। दिस वाज आल्सो नोट टोल्ड बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये कुछ उसकी एप्लीकेशंस थी, सो प्लीज कीप इन माइंड। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते बट यस, फ्रॉम द कंसेप्ट वाइज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, साइक्लिक प्रोसेस एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस क्या होते हैं? अब आप समझ गए होंगे साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या है और नॉन साइक्लिक का मतलब क्या है। मतलब जो एक लूप फॉर्म कर ले, नॉर्मल लैंग्वेज में बता रही हूँ, जो फिजिक्स की टर्म्स में अगर हम नहीं जाएं तो साइक्लिक प्रोसेस वो होते हैं जो सपोज एक लूप को फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, और नॉन साइक्लिक वो जो लूप को फॉर्म नहीं करते हैं। अब समझते हैं फिजिक्स की टर्म में। कोई भी एक प्रोसेस होता है जिसमें अभी आप देख चुके हो, पीवी डायग्राम्स हम ड्रॉ कर चुके हैं। मतलब एक एक्सिस पे प्रेशर और वॉल्यूम, तो जो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स आते हैं, कंप्रेशन के केस में कर्व, देन एक्सपेंशन के केस में कभी आइसोथर्मल आपका अबाव होगा, कभी आपके पास आइसोथर्मल बिलो होगा कंप्रेशन के। तो ये सब आप चीजें देख चुके हो। तो वो किस वजह से होती हैं? वो इसीलिए क्योंकि जो सिस्टम के पैरामीटर्स जो हमने बात की थी, सिस्टम के जो वेरिएबल्स की जो हमने बात की थी, वो क्या होते हैं, चेंज होते हैं। और चेंज होने से जो प्रोसेस है सिस्टम का, वो एक स्टेट से सपोज दूसरी स्टेट में, हमने लिखा था ना यहाँ पे, सपोज ये ए स्टेट है और ये है इनिशियल स्टेट है, यहाँ पे प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1। ये फाइनल स्टेट है, यहाँ पे प्रेशर है P2, वॉल्यूम है V2। तो इस इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे जाने में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंजेस आने के बाद आपका प्रोसेस साइक्लिक है या नॉन साइक्लिक है, वो हमें समझना है। तो देखिए, साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, सीरीज ऑफ चेंजेस इज देयर, बट ये जो सिस्टम है वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे क्या हो जाता है, रिटर्न हो जाता है। ऐसे प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, साइक्लिक प्रोसेस। आई एम राइटिंग द डेफिनेशन। साइक्लिक प्रोसेस in which there is
ए सीरीज ऑफ चेंजेस, मतलब प्रेशर चेंज होगा पूरे प्रोसेस के अंदर, आपके पास प्रेशर चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, ए सीरीज ऑफ चेंजेस, बट with these changes the system returns back to its initial state। मतलब इस प्रोसेस में एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ए सीरीज ऑफ चेंजेस आर देयर, ठीक है, वो प्रेशर आपका चेंज हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, आपके पास इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है, ठीक है, लेकिन वो देखेंगे लास्ट में चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। वॉल्यूम चेंज हो सकता है, एक्सपेंशन हो सकता है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो सकता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो सकता है, एडियाबेटिक कंप्रेशन हो सकता है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो सकता है। तो इन सारे चेंजेस के बाद क्या सिस्टम के अंदर परमानेंट कोई चेंज होता है या नहीं होता है? तो ऐसा सिस्टम जो सीरीज ऑफ चेंजेस के बाद भी वापस अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाए, सच अ सिस्टम इज नोन एज साइक्लिक प्रोसेस। अब अगर इसको हम समझे तो देखिए, साइक्लिक प्रोसेस मेनली, सपोज करते हैं इसके लिए पीवी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम है और वाई एक्सिस पे आपके पास प्रेशर है। ये कोई पॉइंट है P, यहाँ पे सिस्टम का ए पॉइंट ले लेते हैं, प्रेशर इज P1 एंड वॉल्यूम इज V1। ये जो यहाँ पे सिस्टम जो है वो कुछ ऐसे एक्सपेंड कर रहा है, देख रहे हो, वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है और प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद ये इस सिस्टम की क्या है, फाइनल स्टेट है B, यहाँ पे प्रेशर P2 है और वॉल्यूम V2 है। लेकिन ये वापस से अगर इन चेंजेस के बाद वापस से कहाँ आ जाए, इनिशियल पोजीशन पे आ जाए, इनिशियल स्टेट पे आ जाए, जहां पे प्रेशर वही है जो ओरिजिनल था और वॉल्यूम भी वही है जो ओरिजिनल था, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है बेटा, और हमेशा याद रखना, मैंने आपको उस दिन भी बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर, कि जब भी साइक्लिक प्रोसेस होता है तो उसकी कोई भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, ठीक है, एंड इवन इंटरनल एनर्जी के अंदर भी देर इज नो चेंज। बेशक वहां पे चेंज हो रहे थे, ठीक है, थ्रू आउट द प्रोसेस, बट अल्टीमेटली जो सिस्टम है वो वापस अटेन्स इट्स इनिशियल स्टेट एंड देर इज नो चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, यही लिख सकते हैं। यहाँ पे इंटरनल एनर्जी के अंदर जो चेंज है वो हो गया जीरो, तो डी डब्ल्यू हो गया किसके इक्वल, डी क्यू के इक्वल। तो इसका मतलब साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो इंटरनल एनर्जी है दैट रिमेन्स अनचेंज्ड। इंटरनल एनर्जी अगर अनचेंज्ड होगी तो जो आपने नेट अमाउंट ऑफ हीट वहां पे दी है बेटा, या टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो ट्रांसफर की है सिस्टम को, दैट हीट हैज बीन चेंज इनटू वर्क डन, या फिर ये बोल सकते हो कि कंप्लीट अमाउंट ऑफ हीट इज यूज्ड इन डूइंग द वर्क, और वी कैन से वर्क डन during the process is equal to net amount of heat transferred to the system। कि सिस्टम को जितनी भी डीक्यू अमाउंट आपने हीट दी वो कंप्लीट किस में चेंज हो गई, वर्क डन करने में। ये चीज क्लियर? अगर ना समझ आया हो तो बता दीजिए। चले आगे। अब ये तो था कौन सा प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, कि एक प्रोसेस इन विच देयर इज ए सीरीज ऑफ चेंजेस, बट with these series of changes the system attains its initial position back। ठीक है, अपनी इनिशियल पोजीशन को अचीव कर लेता है, अटेन कर लेता है, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं, जिसके अंदर देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड, देन according to the first law dq becomes equal to the dw, कि वर्क डन ड्यूरिंग द सिस्टम इज इक्वल टू द नेट अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड, कि जो जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, जितनी भी अमाउंट हीट आपने सिस्टम को दी है उसके। ठीक है, चले
अब देखिए, अब बात करते हैं, हमने साइक्लिक प्रोसेस कर लिया है, अब बात करते हैं नॉन साइक्लिक प्रोसेस की। तो नॉन साइक्लिक तो अब आप इजीली समझ गए होंगे। नॉन साइक्लिक प्रोसेस इसके ऑपोजिट है। नॉन साइक्लिक, इन नॉन साइक्लिक प्रोसेस द सीरीज ऑफ चेंजेस, यहाँ पे भी चेंज हो रहे हैं, बट ये जो सीरीज ऑफ चेंजेस है डू नॉट या डोंट रिटर्न द सिस्टम back to the initial position। समझ गए? सपोज आपके पास ये पीवी डायग्राम है, प्रेशर और ये वॉल्यूम, ये हमने कोई सिस्टम लिया है गैस का। तो सपोज यहाँ पे आपके पास इनिशियल कंडीशन थी या इनिशियल स्टेज था जहाँ पे प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1। ये कुछ ऐसे जा रहा है आपके पास, ये पोजीशन है फाइनल, यहाँ पे है P2 और ये है V2। तो आप देख रहे हो इस प्रोसेस के अंदर बहुत सारे चेंजेस हैं। तो द सीरीज ऑफ चेंजेस डू नॉट रिटर्न द सिस्टम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। ऐसी सीरीज ऑफ चेंजेस जो सिस्टम को उसके वापस इनिशियल पोजीशन में रिटर्न बैक नहीं करते, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? ऐसे प्रोसेस को हम बोल रहे हैं क्या? नॉन साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है बेटा। अब नॉन साइक्लिक प्रोसेस में आप देख ही रहे हो कि यहाँ पे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी। ठीक है, आप देख रहे हो प्रेशर भी चेंज हो गया है, पहले P1 था फिर P2 है, V1 से वॉल्यूम V2 चेंज हो गया है, टेम्परेचर भी चेंज होगा, मतलब ये तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। तो वहां पे साइक्लिक के अंदर इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज कितना था? 0। लेकिन ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस है, सिस्टम वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन या ओरिजिनल कंडीशन या इनिशियल पोजीशन में नहीं रिटर्न बैक हो रहा है। तो इसका मतलब जो भी चेंजेस हैं उन चेंजेस से आपके पैरामीटर्स भी क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो ये ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? नॉन साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत बेटा? कोई प्रॉब्लम नहीं है? आगे मूव ऑन करें। यस, नोबडी इज रिप्लाइंग, इसका मतलब तो कुछ दिक्कत है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना। डेरिवेशन आ जाती है कई बार फाइनल एग्जाम के अंदर। और टॉपिक क्या है? वर्क डन ड्यूरिंग ए साइक्लिक प्रोसेस। कि साइक्लिक प्रोसेस के अंडर जो वर्क डन होता है वो कैसे कैलकुलेट करें हम। अब देखिए, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अगर ये समझ नहीं आएगा तो आगे कारनोट साइकिल, कारनोट इंजन और कारनोट थ्योरम वो आप नहीं समझ पाओगे। तो ये क्या होता है? वर्क डन ड्यूरिंग ए साइक्लिक प्रोसेस। अब सपोज करते हैं पीवी डायग्राम बना के कि सपोज हमारे पास एक सिस्टम है। ठीक है, उस सिस्टम में हम गैस ले रहे हैं और ये क्या बन गया? ये आपके पास एक एक्सिस है, दिस इज अनदर एक्सिस। यहाँ पे आप वॉल्यूम ले रहे हो, यहाँ पे आप प्रेशर ले रहे हो। सपोज ये आपके पास कोई सिस्टम है, जो सिस्टम की जो इनिशियल कंडीशन है वो हम ए से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे प्रेशर इज P1 एंड वॉल्यूम इज V1। ठीक है, यहाँ पे जो सिस्टम है, सिस्टम के अंदर चेंज हो रहा है, इसके अंदर बहुत सारे सीरीज ऑफ चेंजेस है, और सीरीज ऑफ चेंजेस के बाद ये जो सिस्टम है वो एक फाइनल कंडीशन एक्वायर कर लेता है, अटेन कर लेता है, जिसको हम बोल रहे हैं बी। और यहाँ पे प्रेशर होगा वो होगा P2 और वॉल्यूम होगा वो होगा V2। तो देखिए यहां से, अब मुझे ये बताइए, जल्दी से लिखिए, ये बताइए कि जो प्रोसेस है ये कंप्रेशन है या एक्सपेंशन है? जल्दी बताइए, फास्ट, आई एम वेटिंग। ये जो प्रोसेस हमने कर्व जो शो किया, ये जो कर्व है अगर हम इसको नाम दे दे E, तो ये जो AEB कर्व है ये क्या शो कर रहा है? कंप्रेशन और एक्सपेंशन? नो वन? यस, एक्सपेंशन है, सबको पता है
इतना क्लियर है ना? देखिए बेटा, कार्नोट थ्योरम के अंदर आपको प्रॉब्लम आएगी, कार्नोट साइकिल जब हम करेंगे तो ये प्रोसेस है किसका, एक्सपेंशन का। ये एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए था। तो यहाँ तक आपका वॉल्यूम आप देख रहे हो V1 से V2 में क्या हो गया है, एक्सपेंड हो गया है। V1 से V2 में एक्सपेंड हो गया है वॉल्यूम। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो प्रेशर है P1 से P2 में गया तो है, लेकिन ये क्या हुआ है, रेड्यूस हुआ है। तो आप मुझे ये बताइए, कल मैंने आपको साइन कन्वेंशंस बताई थी इन द प्रीवियस लेक्चर, तो यहाँ पे ये बताएं कि वर्क इज डन बाय द गैस और वर्क इज डन ऑन द गैस, जल्दी बताएं। वर्क इज डन बाय द गैस इन दिस केस, बाय द गैस, ओके वेरी गुड। लेकिन वर्क डन बाय द गैस तो है, लेकिन इसका मतलब यहाँ पे एक चीज हमें और समझ आ गई है कि वर्क इज डन बाय द गैस। तो इस केस में जो वर्क डन कर रही है DW, जो गैस वर्क डन कर रही है बेटा, वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये भी बता दीजिए जल्दी। वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, हरी अप। साइन कन्वेंशंस कराए थे, मैंने आपको बताया था DW कब पॉजिटिव होगा। यस पॉजिटिव होगा, यस सबको पता है पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि जब आपके पास वर्क डन होता है, व्हेन द वर्क इज डन बाय द गैस, मतलब जब वो केस होता है किसका, एक्सपेंशन का, तो एक्सपेंशन के केस में जो DW है वो क्या रहता है, पॉजिटिव। और यहाँ पे वर्क इज डन बाय द गैस मतलब एक्सपेंशन है, और यहाँ पे जो वर्क डन होगा बेटा वो क्या होगा, देखिए अगर हम इसको ए पॉइंट को अगर हम एक्स एक्सिस पे ज्वाइन कर दे, मतलब वॉल्यूम एक्सिस पे ज्वाइन कर दे, और ये, तो इससे पहले वर्क डन लिखने से पहले मैं आपको एक स्टेप और बता दूं, बिकॉज ये प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस है, ये इनिशियल स्टेज था और ये फाइनल स्टेज है। तो आफ्टर बीइंग ए सीरीज ऑफ चेंजेस, दिस सीरीज ऑफ चेंजेस टेक्स द सिस्टम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो ये जो सिस्टम है ये वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चला जाएगा, कुछ ऐसे, ऐसे, ये, और ये आपके पास पॉइंट होगा F। ठीक है बेटा, ये पॉइंट F है, और इसको भी लिख लेते हैं, ये A, E, B, F, A, ये पॉइंट होगा आपके पास D पॉइंट, और ये पॉइंट होगा आपके पास C पॉइंट। ठीक है, A, B, C, D, E और F। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा बाय द गैस वो कितना होगा, वो आप देख रहे हो, ये जो एरिया होगा इस कर्व के अंडर, ये वाला पूरा, ये जो मैंने ब्लैक से शो किया है, ये वाला एरिया पूरा। तो ये वर्क डन जो है वो इक्वल होगा किसके, एरिया अंडर AEBCDA, समझ गए। तो ये होगा आपके पास AEBCD और A। ये क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है। अब देखिए इनिशियल स्टेज, अभी जो आपका सिस्टम था उसने एक्सपेंड एक्सपेंड हुआ, वो गैस के अंदर एक्सपेंशन हुआ वाया कौन सा कर्व, AEB। अब जो सिस्टम है वो आपका कंप्रेस होने वाला है ना, क्योंकि अगर आप ये जो रेड लाइन आप देख रहे हो, रेड लाइन के अलोंग अगर हमने कर्व बनाया है तो इसका मतलब अब जो सिस्टम है उसके ऊपर होगा वर्क डन। अब वर्क अगर कंप्रेशन है, सेकंड आपके पास इसमें एक और प्रोसेस है कंप्रेशन, जो इस सिस्टम को इसकी ओरिजिनल पोजीशन ए तक वापस लेके जाएगा। तो कंप्रेशन है, कंप्रेशन में वर्क इज डन बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम, कंप्रेशन केस में वर्क इज डन ऑन द गैस, ये आप समझते हो। और जो कंप्रेशन है वो किसके वाया क्या होगा, कौन सा कर्व, BFA। तो ये सब याद रखें। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे वर्क इज डन ऑन द गैस मतलब कंप्रेशन का केस है, तो यहाँ पे जो DW होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वर्क डन जो है वो आपके पास होगा, बेटा माइक ऑफ करें, वर्क डन जो होगा इस केस में आपके पास नेगेटिव होगा, है ना। और इस केस में वर्क डन कितना होगा, देखिए आपका जो कर्व है वो ट्रेवल कर रहा है B से F पे, F से A पे, A से D पे, D से C पे और वापस B पे। फिर से समझिए, जो वर्क डन है वो नेगेटिव होगा और वो इक्वल होगा एरिया अंडर B, F, A, D
BFAD आएगा, DCB, ये एरिया होगा। मतलब अगर इसमें इसको आपको डिफरेंट कलर से शो कर दूं तो ये आपके पास ये जो एरिया देख रहे हो पिंक वाला, ये एरिया होगा अंडर, इस एरिया के इक्वल होगा वर्क डन ऑन द गैस, मतलब जब कंप्रेस हो रही है आपकी गैस। इतना क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? अब अगर हम ये देखें कि नेट वर्क डन कितना है, तो नेट वर्क डन कैसे निकालेंगे? नेट वर्क डन निकालेंगे W, उसको हम लिख देंगे W, और ये DW, सपोज इसको हम लिख लेते हैं, एक्सपेंशन के केस में W वर्क हुआ है और कंप्रेशन के केस में W2 वर्क हुआ है। तो यहां से W को हम क्या लिख सकते हैं? W1 प्लस W2, W1 लेकिन W2 कैसा है? नेगेटिव, तो ये हो जाएगा W2। बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत तो जल्दी बता दीजिए। नो? ओके, चलिए अब हमें क्या करना है, सिर्फ W1 वाला एरिया कौन सा है और W2 वाला एरिया कौन सा है, दोनों एरियाज की वैल्यू पुट कर देनी है और ये देख लेना है कि जब आपके पास एक साइक्लिक प्रोसेस है उस केस में नेट वर्क डन कितना है। तो देखिए W इज इक्वल टू W1 माइनस W2। W1 कहाँ है? ये रहा, A E B C D और A। ध्यान से देखना ये कर्व कौन सा है, ये आपका कंप्लीट कर्व है ये वाला। अगर मैं आपको हाईलाइट करके दिखाऊं तो ये आप देख रहे हो, ये A से E, E से B और B से C D A, मतलब ये जो पूरा कर्व आप देख रहे हो इसके अंडर जो एरिया होगा वो आपका क्या होगा? W1। इसी तरीके से अगर हम W2 लिखें तो W2 कौन सा होगा आपके पास? वो होगा ये जो आप देख रहे हो, A से सॉरी B से F, F से A से D, D से C और अगेन B, ये वाला एरिया है किसके लिए? W2 वर्क के लिए। तो ये हम लिख देंगे, ये रहा हमने B F A D C B, यही होगा। और बेटा जब दोनों को माइनस करोगे तो जल्दी बताओ, इसमें से अगर ये वाला एरिया माइनस करोगे तो जल्दी बताओ कौन सा एरिया आएगा आपके पास, जल्दी से उसका नाम लिखो। ये रहा आपके सामने कर्व, जल्दी बताओ कौन सा जो लूप है उसका एरिया यहाँ पे नेट वर्क डन के इक्वल होगा? 0 होगा, क्या होगा ये? देखिए कर्व पॉइंट्स आपके सामने है, A E B F A D C। तो आप मुझे बताइए जब इस कंप्लीट एरिया में से ये B F A D C B वाला एरिया माइनस करोगे तो क्या आएगा? प्रियंका बोल रही है A E, साक्षी A E, ओके A E B F A, A E B F A, सब लोग बोल रहे हैं A E B F A। ओके देखते हैं, A E B F A, वेरी गुड बेटा। तो एरिया आएगा A E F B A। तो देखिए जो नेट वर्क डन है साइक्लिक प्रोसेस के अंदर वो किसके इक्वल आ गया है? वो आप ध्यान से देखें, ये जो आपके पास लूप है, ये वाला जो लूप है, ये वाला सिर्फ इसके इक्वल है, समझ गए? तो मतलब नेट वर्क डन इन केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस वो इक्वल है किसके? जो आपका एरिया एनक्लोज्ड बाय द लूप। तो इसको हम लिख सकते हैं नेट वर्क डन इन केस ऑफ cyclic process is equal to the area enclosed by the loop। और ये लूप किसको रिप्रेजेंट कर रही है? देखिए एक साइकिल को रिप्रेजेंट कर रही है, तो बाय द लूप रिप्रेजेंटिंग द साइकिल। ये चीज क्लियर है बेटा? अगर किसी को नहीं क्लियर है तो बता दीजिए। यही हमें निकालना था कि जो एरिया होगा, सॉरी जो वर्क डन होगा, नेट वर्क डन, वो कितना होगा। तो वो जो नेट वर्क डन है वो आएगा इस लूप के अंडर जितना एरिया है, और ये जो लूप के अंडर एरिया है दिस रिप्रेजेंट्स द साइकिल। ठीक है, अब यहाँ पे 2-3 चीजें और हैं, बस फिर ये चीज कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आपके पास छोटी सी डेरिवेशन थी जिसमें आपको दो वर्क डन को सम करके साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो नेट वर्क डन होगा वो कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना था। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ पे एक चीज आप मुझे देखिए बताइए कि ये जो आपने साइकिल है, इस साइकिल की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? जल्दी बताएं, ये जो साइकिल है ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? इसकी डायरेक्शन
क्लियर है? इसकी डायरेक्शन कैसी है बेटा? साइकिल की जो आपने लूप देख रहे हो, हाँ इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है ना? लेकिन देखो क्लॉकवाइज होने का एक मीनिंग है, अगर ये क्लॉकवाइज है, सॉरी, हम देख रहे हैं कि ये जो लूप आपका फॉर्म हुआ है, लूप का मतलब होता है एक क्लोज्ड पाथ, इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, ए से बी और फिर बी से अगेन ए, तो क्लॉकवाइज है, इसीलिए पहले कर्व कौन सा है, अबाउ ये वाला जो कर्व है ये कौन सा है, एक्सपेंशन का कर्व, और एक्सपेंशन के बिलो कौन लाई कर रहा है, कंप्रेशन का कर्व। तो ये आप एक एक चीज को माइंड में बिठाते हुए चलिए कि जब हमारे लूप की डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज है, तो उस केस में एक्सपेंशन कर्व इज अबाउ द कंप्रेशन कर्व, कोई डाउट? लेकिन अगर यही लूप की डायरेक्शन कैसी हो जाती, एंटी क्लॉकवाइज हो जाती, तो क्या होता, हमारे पास एक्सपेंशन होता बिलो द कंप्रेशन, मतलब यहाँ पे अभी एक्सपेंशन है, तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होती तो कम आपको एक्सपेंशन की जगह यहाँ पे कौन मिलता, कंप्रेशन वाला कर्व, और यहाँ पे कौन लाई करता, एक्सपेंशन। कोई डाउट है तो बताएं, यहाँ पे आपका वर्क डन जो है वो कंप्लीट हो गया है, वर्क डन इन केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस। क्लियर? चलें आगे, मूव ऑन करें। ओके बेटा, देखिए नेक्स्ट है आपके पास हीट इंजन, इसको समझ लेते हैं सो दैट कल हम 2 दिन और लगेंगे इसको खत्म होने में। हीट इंजन, अब हीट इंजन क्या होता है आप सब समझते हो, एक ऐसा इंजन जो हीट को लेके क्या करे, वर्क डन करे, मतलब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, ऐसे इंजन को हम क्या कह रहे हैं, हीट इंजन। तो ए इंजन विच कन्वर्ट्स हीट इनटू मैकेनिकल एनर्जी, सिंपली हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, तो ऐसे इंजन को वी कॉल हीट इंजन। तो हीट एनर्जी को चेंज कर रहा है मैकेनिकल एनर्जी में, एंड वी आर सेइंग सच एन इंजन एज नोन एज हीट इंजन। अब देखिए बेटा, ये हमेशा याद रखना कि जो हीट इंजन है दैट undergoes a process and that process is also cyclic process, मतलब साइक्लिक प्रोसेस है, जो भी सीरीज ऑफ चेंजेस होंगी वो सीरीज ऑफ चेंजेस विल टेक द बैक सिस्टम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, इनिशियल कंडीशन, और यहाँ पे du कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, अब हीट इंजन कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स, मेनली 3 पार्ट्स। फर्स्ट क्या होगा, सोर्स होगा, ठीक है। अब ये जो सोर्स ऑफ हीट, मतलब हीट कहां से ले, तो मेनली हीट का सोर्स, अब ये सोर्स ऑफ हीट है, ये मेनली यहाँ पे हीट इंजन के अंदर हम किस पे ले रहे हैं, हायर टेम्परेचर पे, कि जो सोर्स का टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, ज्यादा। सेकंड जो एसेंशियल पार्ट है, इसका कंपोनेंट है हीट इंजन का, वो होगा सिंक, ठीक है। सिंक ऑफ हीट, मतलब जहां से हीट लेके जहां पे हीट रिजेक्ट की जाएगी, उस जहां से हीट ड्रॉ कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, दैट पार्ट इज नोन एज सोर्स, लेकिन जहां पे हीट हम रिजेक्ट करने वाले हैं उसको हम बोल रहे हैं सिंक। तो दिस इज नोन एज सेकेंड पार्ट, सिंक ऑफ हीट, एंड इसका टेम्परेचर होगा लोअर टेम्परेचर। क्लियर है बेटा? थर्ड, हीट इंजन है, सोर्स हो गया, सिंक हो गया, थर्ड हीट इंजन में वर्क कौन करता है, तो उसी से आया थर्ड पार्ट जिसको हम बोलते हैं वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है बेटा, अब ये वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है, इंजन का वो पार्ट जो कि क्या करता है, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। जैसे हीट इंजन के केस में वर्किंग सब्सटेंस हम क्या लेंगे, हीट लेंगे, स्टीम लेंगे, हीट यहाँ पे ले रहे हैं। स्टीम इंजन के केस में वर्किंग सब्सटेंस क्या हो जाएगा आपके पास, स्टीम हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, वर्किंग सब्सटेंस बोल रहे हैं। तो 3 कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे जो क्या कर रहा है, हीट इंजन को कंप्लीट कर रहे हैं, एक सोर्स, एक सिंक और एक वर्किंग सब्सटेंस। तो वर्किंग सब्सटेंस डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का आप इंजन ले रहे हो, स्टीम इंजन ले रहे हो तो स्टीम हो जाएगा वर्किंग सब्सटेंस, हीट इंजन ले रहे हो तो हीट हो जाएगा वर्किंग सब्सटेंस। और ये वर्किंग सब्सटेंस क्या करेगा, हीट को सोर्स से विड्रॉ करेगा
कुछ हीट को अमाउंट ऑफ वर्क डन या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, और बाकी जो रिमेनिंग हीट है उसको सिंक में रिजेक्ट कर देगा। ये बताइए यहाँ तक हीट इंजन में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, अदरवाइज हम इसकी आगे डेरिवेशन पे चलते हैं। समझ आ रहा है सब, कोई दिक्कत नहीं है? ओके, तो अब बात करते हैं बेटा, हीट इंजन हमने देख लिया। हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। कितने कंपोनेंट्स हैं? 3 कंपोनेंट्स। वन इज सोर्स, सेकंड इज सिंक एंड थर्ड इज वर्किंग सब्सटेंस। सोर्स जो होगा उसको हम हाई टेम्परेचर पे रखते हैं, सिंक को हम लोअर टेम्परेचर पे रखते हैं। तो अब देखते हैं ये वर्क कैसे करता है और क्या होता है इसका डायग्राम। तो देखें, ओके, अब देखो यहाँ पे हमने बना दिया है सोर्स। ये आपके पास सोर्स है और इसको हम बोल रहे हैं हॉट रिजर्वोयर। हॉट रिजर्वोयर मतलब वो बॉडी जहां पे हमने हीट को क्या कर रखा है, रिजर्व कर रखा है, और इसका टेम्परेचर कितना है, T1। अब यहाँ पे हमने बनाया है क्या, वर्किंग सब्सटेंस। ये है हमारा वर्किंग सब्सटेंस जो वर्क करेगा हीट को यहां से। ये जो वर्किंग सब्सटेंस है हीट को विड्रॉ करेगा, कहां से, हॉट रिजर्वोयर से। कितनी हीट विड्रॉ कर रहा है, Q1 अमाउंट ऑफ हीट ये विड्रॉ कर रहा है। देन इस हीट को कुछ अमाउंट ऑफ हीट को, किसकी हीट, Q1 में से। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि DQ अमाउंट ऑफ हीट है वो DU प्लस DW में चेंज हो जाती है ना। कुछ पार्ट तो किस में चेंज हो रहा है, इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए, और कुछ पार्ट किस में चेंज हो रहा है, वर्क डन में। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे हम DU की बात नहीं करेंगे। इस Q1 का वन पार्ट would be used in doing work done, मतलब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो एक पार्ट तो हो गया वर्क डन करने में, और जो बाकी रिमेनिंग बचा, ठीक है, उस रिमेनिंग को हम Q2 लिख लेते हैं। एक्चुअल में ये Q2 क्या होता है, Q1 में से W को माइनस कर दो, वही आपके पास क्या बच गया, Q2। तो Q2 अमाउंट ऑफ हीट इज रिजेक्टेड इनटू द सिंक बाय द वर्किंग सब्सटेंस। तो ये सिंक है और इसको हम बोलते हैं कोल्ड रिजर्वोयर। इसका टेम्परेचर कितना है, T2। तो बेटा ये आपके पास डायग्राम है किसका, हीट इंजन का, जिसमें तीनों कंपोनेंट्स हमने बना लिए हैं। आपके पास सोर्स, सिंक, वर्किंग सब्सटेंस। अब आप समझ गए होंगे कि क्या करना है हमें। हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो वर्क डन होता है हमें ये समझना है कि जो वर्किंग सब्सटेंस जो वर्क डन कहाँ कर रहा है वो कहाँ ट्रांसफर होता है। तो उसको मेनली एनवायरनमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं कोई भी अरेंजमेंट के थ्रू। सपोज आपके पास एक स्टीम इंजन है, ठीक है, ये स्टीम इंजन के अंदर वर्किंग सब्सटेंस कौन है, स्टीम है, और इस स्टीम से क्या हो रहा है, व्हील्स जो है ट्रेन के वो मूव कर रहे हैं, मतलब वहां पे वर्क डन हो रहा है। तो ये जो वर्किंग सब्सटेंस है Q1 हीट को लेगा हॉट रिजर्वोयर से, उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, वर्क डन में, और ये जो वर्क डन है मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में व्हील्स को प्रोवाइड कर देता है, जिसकी वजह से वो व्हील क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी वर्क डन है सिस्टम, जो यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस आपका कर रहा है, दैट वर्क डन is transferred by the working substance to the surrounding by some arrangement। जैसे हमने किसी अरेंजमेंट के थ्रू जो वर्क डन है वो किसको प्रोवाइड कर दिया, व्हील्स को प्रोवाइड कर दिया, जिसकी वजह से वो जो व्हील्स है वो क्या कर रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं, और इंजन कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा है, और आपकी जो ट्रेन है वो क्या कर रही है, मूवमेंट में है। ये चीज समझ आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। ओके, अब देखिए क्या करना है, ये आप सब समझ गए हो रिजर्वोयर सब समझ गए हो, हॉट रिजर्वोयर, कोल्ड रिजर्वोयर, वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है, Q1 हीट ज्यादा होगी या Q2 हीट ज्यादा होगी। अब आप समझ रहे हो Q1 हीट वो है जो मेन हीट हम ले रहे हैं सोर्स से, उसका एक पार्ट दे रहे हैं सिंक को, एक पार्ट कन्वर्ट हो रहा है वर्क डन में। तो यहाँ से अब हमें सिर्फ वही लिखना है कि सपोज Q1 हीट कौन सी है, जो वर्किंग सब्सटेंस ने सोर्स में से क्या की है, एब्जॉर्ब की है। सो आई एम नॉट राइटिंग ऑल द थिंग्स,
Q1 सिर्फ वो है जो हीट वर्किंग सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब की है, समझ गए। और ये जो Q1 हीट है इसका टेम्परेचर कितना है T1, ये भी आप जानते हो। अब Q2 अमाउंट ऑफ हीट कितनी है, देखिए एक साइकिल के अंदर जो वर्किंग सब्सटेंस है वो कितनी हीट ले रहा है Q1। फिर क्या होगा, वापस से उसको कन्वर्ट किया वर्क डन में, कुछ सिंक में कन्वर्ट कर दी, वापस से दूसरी साइकिल स्टार्ट हुई, फिर अगेन Q1 हीट लेगा। इस तरीके से जो प्रोसेस है वो रिपीटेड रहेगा। Q2 क्या है, वो अमाउंट ऑफ हीट है जो सिंक के अंदर रिजेक्ट हुई है। मतलब देखिए कोई भी इंजन, यहाँ से अगर आप समझ पा रहे हो तो इतना समझिए, वैसे तो ये नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको कराऊंगी कि कंप्लीट हीट नहीं कन्वर्ट हो सकती थी Q1 का, क्या सिंक जरूरी था? Q1 हीट यहाँ पे कंप्लीट वर्क डन में चेंज नहीं हो सकती थी क्या? हमारे पास ऐसा इंजन नहीं है। तो देखिए बेटा, ऐसा इंजन हमारे पास नहीं है जो कंप्लीट अमाउंट ऑफ हीट को किस में कन्वर्ट कर दे, हीट वर्क डन में कन्वर्ट कर दे, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। कुछ ना कुछ हीट का वेस्टेज यहाँ पे होता है, और ये जो Q2 है ये वही हीट है जो वेस्ट हो रही है, जिसको हम क्या कह रहे हैं कि Q2 हीट कहाँ पे चली गई, सिंक में चली गई। ठीक है, तो Q2 क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड इनटू द सिंक। और W क्या है, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन, और ये वर्क डन कौन कर रहा है, दिस वर्किंग सब्सटेंस। तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय वर्किंग सब्सटेंस इन वन साइकिल, कि वन साइकिल के अंदर जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया इस वर्किंग सब्सटेंस ने बाय द यूज ऑफ दिस हीट एनर्जी, उसको हम क्या कह रहे हैं, W। तो मुझे एक चीज बताइए, यहां से जो नेट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हुई थी वो कितनी हुई थी, Q1। इस Q1 को हम कैसे लिख सकते हैं, जो इस वर्किंग सब्सटेंस ने काम में ली, मतलब ये बोल सकते हो कि जिसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट इसने यूज की उसको हम क्या लिख रहे हैं, DQ। और वो कितनी होगी, Q1 तो एब्जॉर्ब की, उसमें से अगर आप Q2 जो सिंक में रिजेक्ट की है उसको अगर हम माइनस कर दें तो ये हीट वो है दैट इज एब्जॉर्ब्ड इन वन साइकिल। ठीक है, मतलब वन साइकिल में देखो विड्रॉ तो ये हुई है कंप्लीट हीट, लेकिन इसका एक पार्ट या सम हीट फ्रॉम दिस Q2 किस में रिजेक्ट हो गई है, सिंक में। तो इसका मतलब ये साइकिल ने एब्जॉर्ब नहीं की है, मतलब ये वाली जो हीट है वो वर्क डन करने में यूज नहीं हुई है। तो DQ जो हम लिखते थे वो क्या होगी यहाँ पे, Q1 माइनस Q2, कि इसमें से कंप्लीट में से इतना ही पार्ट है जिसको यूज करके हमने मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया इस वर्किंग सब्सटेंस ने। तो यहाँ से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो जाएगा, DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW, यही लिखते हैं हम। यहां से DQ हमें पता है क्या है, इसको अगर हम यहाँ पे देखें, DQ को क्या लिख सकते हैं, DQ को हम लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू DU। अब मुझे जल्दी से बताएं कि साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस में मैं DU को क्या लिख सकती हूँ, DU को 0 पुट कर सकते हो, वेरी गुड। तो DU हम क्या रखेंगे यहाँ पे, इसको 0 पुट करेंगे, और DW, तो ये हो गया DW। तो यहाँ से आप एक चीज देखें कि हीट इंजन के अंदर क्या हो रहा है, इंटरनल एनर्जी के अंदर, क्योंकि एक साइक्लिक प्रोसेस है तो इंटरनल एनर्जी के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है। जो भी अमाउंट ऑफ हीट ली है इसको हम अगेन अगर ये देखें Q1 माइनस Q2 को अगर मैं DQ लिख दूं तो वो किसके इक्वल है, W के। और इस DQ को आप क्या लिख सकते हो, Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू W। तो कहने का मतलब ये है कि जो नेट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब है वो किसके इक्वल है, वर्क डन बाय द इंजन के। ठीक है बेटा, अब ये देखते हैं ये जो हीट इंजन हमने स्टडी किया है इसकी थर्मल एफिशिएंसी क्या है। तो थर्मल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, कोई डाउट तो नहीं ना, कर लोगे ना, ओके। नेक्स्ट है थर्मल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन को हम डिनोट करते हैं बाय द साइन ईटा, इसको बोलते हैं ईटा। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो थर्मल एफिशिएंसी है हीट इंजन की, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नेट वर्क डन, कि नेट वर्क डन
पर साइकिल, कि पर साइकिल में नेट वर्क डन कितना हुआ है ना, टू द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, टू द टोटल, देखिए टोटल बोल रहा है, टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द वर्किंग सब्सटेंस, कि वर्किंग सब्सटेंस ने टोटल कितनी एनर्जी हीट एब्जॉर्ब की और उसमें से उस हीट का कितना पार्ट ऐसा है जो नेट वर्क डन में चेंज हुआ है। तो यहाँ से आपको पता है ये तो नेट वर्क डन है, हमने लिख रखा है, इस dq का मतलब क्या है, Q1 माइनस Q2, और यहाँ पे जो टोटल हीट जो ली थी, अगर अब मैं आपको अगर यहाँ पे शो करूं तो यहाँ पे देखिए वर्किंग सब्सटेंस ने कितनी हीट को एब्जॉर्ब किया है, Q1 को, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, अगर हम इसको अलग से डिवाइड कर ले तो Q1 बाय Q1 माइनस Q2 बाय Q1, तो ये कितना होगा, ये हो गया 1 माइनस Q2 बाय Q1, और ये आपके पास क्या है, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। तो देखिए ये जो एफिशिएंसी है हीट इंजन की, वो देखिए 1 में से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, इसका मतलब ये जो एफिशिएंसी है हीट इंजन की या हीट इंजन है वो 100% एफिशिएंट नहीं है। अगर यहाँ पे Q1 Q2 के इक्वल हो जाए, मतलब ये जो Q1 है, ये जो Q2 है किसके इक्वल हो जाए, Q1 के इक्वल हो जाए, Q2 बिकम्स इक्वल टू Q1, उस केस में ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 मतलब 0, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 0। कहने का मतलब है जब सिंक और सोर्स दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए उस केस में एफिशिएंसी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है बेटा, तो ये था आपके पास हीट इंजन। तो यहाँ पे हीट इंजन कंप्लीट होता है। कल के टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, लिमिटेशंस हमने स्टडी कर ली है, लेकिन लिमिटेशंस के बाद क्या कुछ ऐसी कोई दूसरा लॉ आया जिसने उन लिमिटेशंस को कवर किया, उन लिमिटेशंस को रिमूव करते हुए एक नया लॉ